ये आपने टू फाइंड आउट टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल लिया था कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, तो ये टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्टीफन्स लॉ से भी हमने ये निकाला था, बट वहाँ पे टी फोर माइनस टी नॉट फोर आ रहा था, बट विद ए स्पेशल कंडीशन की टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करते हुए टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हैं। तो ये चाहेगा थोड़ी देर बाद टेम्परेचर वही होना है जो सराउंडिंग का हो गया, तो टी को आप इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये सराउंडिंग के टेम्परेचर टी नॉट के बराबर आ ही जाएगी। ठीक है, आप स्टीफन्स लॉ से भी ये चीज निकाल सकते हैं। देखो एक बार आप ये चीज स्टीफन्स लॉ ऑफ उससे भी निकाल सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव कर सकते हैं बेसिकली। स्टीफन का लॉ यही था आपने जो पढ़ा कि नेट लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू ब्लैक बॉडी के लिए कितना था, सिग्मा ए एस टी फोर माइनस टी नॉट फोर। अगर जनरल बॉडी करेंगे तो एप्सिलॉन और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सिग्मा ए एस एप्सिलॉन जनरल बॉडी के लिए एप्सिलॉन और आ जाएगा। एक सेकंड लिखे थे, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ अरे यार, इसका मतलब मेरे भी नेट में गड़बड़ होती है, दो तीन लोगों को दिक्कत हुई एक साथ है। देखिए बेटा, अब ठीक है क्या स्क्रीन? अब सही है? हाँ, तो आपका जो स्टीफन्स लॉ था वो क्या था आपका, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए एस टी फोर माइनस टी नॉट फोर था, इस तरीके से। ठीक है, और आपका फिर इसको आपने किसके बराबर कर दिया, नेट जूल पर सेकंड कितने जा रहे हैं, एम एस माइनस डी टी बाई डी टी के बराबर कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ से देखो माइनस डी टी बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू टी रेस टू पावर फोर माइनस टी नॉट फोर आ जाएगा। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ तक स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। स्टीफन्स लॉ से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहलाता है, वो केवल स्टीफन्स लॉ कहलाता है। तो आपका टेम्परेचर मान लो कुछ ज़्यादा है, डी नॉट प्लस डेल्टा टी सराउंडिंग से किसी टाइम पर, टी नॉट प्लस डेल्टा टी वेरी स्मॉल है। वो कंडीशन अभी लगाएंगे, अभी तो जस्ट हम स्टीफन लॉ में डायरेक्टली रख देते हैं। कितना आ गया, टी नॉट प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर फोर माइनस टी नॉट फोर आ गया। ठीक है ना, इसमें से आप टी नॉट फोर कॉमन ले लिया, तो माइनस डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी नॉट रेज टू पावर फोर बाहर आ गया। तो ये अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका वन प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर फोर माइनस वन, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी टी बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ये आ गया टी नॉट रेज टू पावर फोर। ये क्या लिखा हुआ है, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन लिखा हुआ है कि नहीं? तो अगर टी नॉट बहुत ज़्यादा हुआ डेल्टा टी के कंपैरिजन में, इफ टी नॉट इज मच लार्जर देन डेल्टा टी, तो ये टर्म बहुत स्मॉल होगी आपकी। ठीक है ना, ये वाली टर्म बहुत स्मॉल होगी, तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन को वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ये पता है आपको अच्छी तरह कि वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स। वन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज मच स्मॉलर देन वन, तो आप हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है, बाइनोमियल से बार बार यूज करते हैं अपन, तो उसी को यूज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू फोर डेल्टा टी टी नॉट रेज टू पावर क्यूब। तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल आ गई, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आ गई है बेटा। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो प्रूफ हो गया आपका एकदम। तो टी फोर माइनस टी नॉट फोर में अगर डिफरेंस कम है तो उसको कंडीशन को लगा के आपने स्टीफन्स लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग निकाल दिया। आना भी चाहिए था, नहीं तो दोनों लोग लॉ अलग थोड़ी नहीं हो सकते थे, सेम चीज के हैं, रिजल्ट सेम देने चाहिए थे इनको। ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफन्स लॉ का एक अप्रोक्सीमेट केस हो गया। ठीक है ना, विद ए कंडीशन की टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के एग्जांपल कर लेते हैं एक दो। एक स्पेसिफिक मैथ क्वेश्चन से एनसीईआरटी में गिवन है, पूछे भी जाते हैं बहुत। तो हमेशा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का दो तरह से क्वेश्चन होंगे, कौन से करना है ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा, देखिए आप। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन इस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट